सो हेलो गाइस, यश डब्ल्यू स्टडी विथ अमन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मगध का उत्कर्ष देख रहे होंगे और इसमें मगध साम्राज्य से रिलेटेड वंशों को लास्ट तक पूरा पढ़ के ख़त्म करेंगे। यह वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आएगा, जिसमें हम एक एक वीडियो में दो दो वंश को ख़त्म करेंगे। तो चलिए मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक शक्तिशाली महाजनपद था। तो शुरू करते हैं हम मगध का उत्कर्ष। मगध प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था, जिसने भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। इसका उत्कर्ष कई प्रमुख राजवंशों के शासन के दौरान हुआ, जिनमें हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, गुप्त वंश शामिल हैं। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था, मगध एक प्राचीन शक्तिशाली महाजनपद था, जिसका इतिहास महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। इसके उत्कर्ष में सर्वप्रथम हर्यंक वंश आता है। मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण हम देखेंगे तो पहला है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में अगर हम बात करें इसके भौगोलिक क्षेत्र के, मगध गंगा और सोन नदियों के किनारे स्थित था। ये गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित था, जिससे इसे उपजाऊ भूमि और जल मार्गों का लाभ होता था। यहाँ पर भूमि बहुत उपजाऊ होती थी, जल मार्गों से बहुत लाभ होता था, व्यापार किया जाता था। और दूसरा देख लें तो यहाँ पे सशक्त शासक इसके उस उत्कर्ष का कारण भी रहा है। जैसे यहाँ पर बिंबिसार हुआ, अजातशत्रु, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे कई शासकों ने विस्तार और समृद्धि दिलाई। अशोक को तो आप जानते ही होंगे, जो कलिंग विजय किया था। इन सब ने मिलकर इसे एक सशक्त शासकों ने मिलकर इसे एक विस्तार पूर्वक राज्य का विस्तार किया और समृद्धि दिलाई। अब बात करें संगठित प्रशासन की, तो विशेष रूप से मौर्य काल में कुशल प्रशासनिक प्रणाली लागू की गई, जिसे चाणक्य ने और प्रभावी कर दिया। अगर हम बात करें सैन्य शक्ति की, तो रथों, घुड़सवार सेना और हाथियों से सुसज्जित मजबूत सेना ने मगध को विजय अभियान में मदद की। आर्थिक समृद्धि की बात करें तो व्यापार, कृषि और कर प्रणाली से मगध की अर्थव्यवस्था में समृद्धि हुई। यहाँ पर व्यापार, नदियां होने की वजह से व्यापार में आसानी होती थी। नदी के माध्यम से व्यापार होता था। नदियां होने की वजह से कृषि आसानी से होती थी, तो इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद बौद्ध एवं जैन धर्म के केंद्र, मगध बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण स्थल बना, जिससे इसकी सांस्कृतिक प्रसिद्धि बढ़ी। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण राजवंश और उनका योगदान। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है। आप लोग इस ट्रिक से सातों वंश को एक ही बार में याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है हसीन, मसुक, सा। ह से हर्यंक वंश हो जाएगा, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। तो इस वीडियो में हम हर्यंक वंश और शिशुनाग वंश को खत्म कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं क्या था हर्यंक वंश और इसके प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। तो हर्यंक वंश 544 ईसा पूर्व से लेकर 413 ईसा पूर्व तक चला। हर्यंक वंश प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक मगध का पहला प्रमुख राजवंश था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यंक शासकों ने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया और पाटलिपुत्र को राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र बनाया। हर्यंक वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो प्रमुख शासक बिंबिसार, पहला शासक बिंबिसार को हम देखेंगे, जिसका शासनकाल लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। यह हर्यंक वंश का संस्थापक
और सबसे प्रभावशाली शासक था दोस्तों। राजधानी इसकी अगर हम बात करें तो पहले गिरिवज थी, लेकिन बाद में बदल के पाटलिपुत्र कर दी गई। राजनीतिक विवाह अपनाई। इसने अपने राज्य के विस्तार के लिए कई राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाए, मित्रता बढ़ाई। तो इसकी विवाह नीतियां राज्य के बढ़ाव के लिए बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई। तो इसने प्रथम विवाह लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया था, और इस क्षेत्र में वैशाली से संबंध इसके मजबूत हो गए थे। वैशाली राज्य से इसके संबंध जो है मजबूत हुए। दूसरी शादी इसने कौशल की राजकुमारी महाकौशला से किया, जिससे कौशल और काशी का आधिपत्य मिले, जहां से कौशल और काशी का आधिपत्य इसे मिल गया। तीसरी शादी इसने मध्य प्रदेश की राजकुमारी से विवाह किया था, जो उत्तर भारत में इसका प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद देखेंगे अंगराज, जो भागलपुर बिहार में है, पर अधिकार कर अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। इसने अंगराज पर अधिकार कर लिया और उसे अपने पुत्र को सौंप दिया। बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे। ये बुद्ध और महावीर स्वामी के समकाली थे। उन्होंने बौद्ध धर्म का समर्थन किया। जो बिंबिसार था, इसने बौद्ध धर्म का समर्थन किया। अंत में पुत्र अजातशत्रु ने कारागार में डालकर हत्या कर दी। तो इसके बाद अजातशत्रु ने इसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और उसकी हत्या कर दी। इसीलिए अजातशत्रु को दोस्तों पितृहंता भी कहते हैं। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। तो अब हम दूसरा देखेंगे अजातशत्रु। पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। ये दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त कर ली थी और राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। इसने वैशाली और लिच्छवियों को पराजित किया, जिससे करीब 36 वर्ष तक संघर्ष चला। उसके बाद इसने विजय हासिल की। पहली बार महाशिला कंटक यंत्र और रथमूसल यानी कि गाड़ियों पर लगे बड़े भाले का उपयोग किए। अगर हम महाशिला कंटक की बात करें दोस्तों, तो आपने बाहुबली मूवी में देखी ही होगी, जो एक पत्थर से ऐसे रहता था, उससे दीवार वगैरह तोड़ने में आसानी होती थी। और जो भल्लाल देव का रथ था, वह है रथमूसल। इसका उपयोग पहली बार अजातशत्रु ने की थी। बुद्ध के निधन के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में इसने आयोजित करवाया था। तो आप लोग दोस्तों इसको जरूर याद कीजिएगा कि पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके समय में जैन धर्म भी प्रभाव में आए थे। अब इसके बाद देखेंगे उदयन, जो कि इसका पुत्र था। पाटलिपुत्र की स्थापना की, जिससे मगध की राजनीतिक शक्ति बढ़ी। तो उदयन ने ही दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना की। गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना। तो पाटलिपुत्र मतलब पटना दोस्तों, जो कि गंगा और सोन नदी के बीच में स्थित है। इससे यहाँ पर कृषि व्यापार अच्छे से होता था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बना। अपने पिता अजातशत्रु की विस्तार नीति जारी रखी। इसने अपने पिता की ही भांति विस्तार नीति जारी रखी। उत्तराधिकार के संघर्ष में अपने ही दरबारियों द्वारा हत्या कर दी गई। तो उत्तराधिकार के संघर्ष में दोस्तों इसके ही दरबारियों ने इसकी हत्या कर दी। अब देखेंगे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, जिनका शासनकाल संभवतः 440 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक था। ये तीनों शासक कमजोर थे दोस्तों, इसीलिए इनको खास करके पढ़ना नहीं है। इनके शासनकाल में मगध में असंतोष बढ़ा, जनता असंतुष्ट हो गई। नागदशक इस हर्यंक वंश का अंतिम शासक था, जिसे शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अपदस्थ कर सत्ता हथिया ली। इसकी हत्या करके उसने जो है सत्ता अपने हाथ में कर ली। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों हर्यंक वंश की प्रमुख उपलब्धियां।
मगध को महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनाया। तो दोस्तों, मगध को अन्य महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली बनाया। हम बिंबिसार को देखें, जो वैवाहिक कार्यक्रम करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। अजातशत्रु जो कि अपने सामाजिक विस्तार को लेकर, साम्राज्य विस्तार को लेकर बहुत अग्रसर था। हाँ, फिर पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान का पटना का शहर, तो इसको पहली बार राजधानी बनाया गया दोस्तों, जो बाद में भारतीय राजनीति का केंद्र बना। जो इसके बाद में भारतीय राजनीति का केंद्र बना। सैन्य सुधार किए और नए युद्ध उपकरणों का विकास हुआ। दोस्तों, इस समय में सैन्य सुधार किए गए और नए नए उपकरणों का विकास हुआ। अभी मैंने बताया कि महाशिला, कंटक, रथमूसल, ये सब जो है अजातशत्रु ने वैशाली से युद्ध लड़ने के लिए उपयोग में लाया था। इसके बाद पहली बौद्ध संगीत का आयोजन, जो कि दोस्तों अजातशत्रु के समय में की गई थी। पहली बौद्ध संगीत के आयोजन। अब निष्कर्ष देख ले, तो हर्यंक वंश ने मगध की नींव मजबूत की और इसे एक महाशक्ति बनाया। इस वंश के बाद शिशुनाग वंश सत्ता में आया, जिसने मगध का और विस्तार किया। अब हम देखेंगे शिशुनाग वंश को, जो लगभग 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व के बीच कार्यरत रहा। शिशुनाग वंश हर्यंक वंश के पतन के बाद मगध की सत्ता में आया। इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, जिसे हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर राजगद्दी हासिल की। इस वंश के शासकों ने मगध को और अधिक शक्तिशाली बनाया और अवंती, काशी तथा अन्य राज्यों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। तो शिशुनाग वंश के राजाओं ने दोस्तों, जिसका संस्थापक शिशुनाग था, उसने साम्राज्य को बढ़ाया और मगध को और मजबूत बनाया, शक्तिशाली बनाया। तो अब हम देखेंगे शिशुनाग वंश के प्रमुख शासकों को। तो पहला प्रमुख शासक शिशुनाग है, जो कि शिशुनाग वंश का संस्थापक है। इसका शासनकाल लगभग 413 ईसा पूर्व से 395 ईसा पूर्व तक है। हर्यंक वंश के अत्याचारी शासक नागदशक को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया। प्रारंभ में राजधानी वैशाली, बाद में राजगृह, फिर पुनः राजधानी बनाया। अवंत यानी कि मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल किया। काशी और कौशल पर पुनः अधिकार किया। शासनकाल में स्थिरता और शांति रही। इसके बाद दोस्तों, इसका पुत्र कालाशोक को देखते हैं, जिसका शासनकाल 395 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक था, जिसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली। इसी के समय में दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी, जो कि वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुई थी। आप लोगों को इसको भी याद रखना है कि दूसरी बौद्ध संगीत कालाशोक के समय में हुई थी, जो कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके 10 पुत्रों ने साम्राज्य को विभाजित कर दिया, जिससे मगध कमजोर हो गया। अंततः महापद्मनंद ने उसे अपदस्थ कर नंदवंश की स्थापना की। तो कालाशोक के बाद महापद्मनंद ने उसे हत्या करके नंदवंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मगध को और अधिक विस्तार हुआ। अवंती, काशी, कौशल जैसे महत्वपूर्ण राज्य मगध में मिले। दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। पाटलिपुत्र को अस्थायी राजधानी बनाया गया। निष्कर्ष की बात करें तो शिशुनाग वंश ने मगध को समृद्ध बनाया, लेकिन कालाशोक के बाद कमजोर नेतृत्व के कारण यह वंश समाप्त हो गया। इसके बाद महापद्मनंद ने नंदवन की स्थापना की और मगध को और भी शक्तिशाली बनाया। तो दोस्तों, यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद महापद्मनंद द्वारा स्थापित नंदवंश को हम पढ़ रहे होंगे कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।